सो हम वेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो किसी भी वेक्टर को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। बाद में हम स्फेरिकल, पोलर एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, जो वाई एक्सिस है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और जो जेड एक्सिस है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर होता है के कैप। और जैसे ब्रेक के पहले बताया गया था, जो आई कैप, जे कैप, के कैप है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और वो बेसिस फॉर्म करता है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप एक बेसिस फॉर्म करता है, तो किसी भी वेक्टर को हम आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो देखिए ये लिखा गया है ए वेक्टर इज इक्वल टू ax आई कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स एंड ax, ay, az क्या है? x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। तो किसी भी वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। नाउ जैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो फॉर्मूला देखिए ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन इज एन कैप। जैसे बताया गया था, वेक्टर का डायरेक्शन बेसिकली क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग ए। तो यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं वेक्टर का डायरेक्शन, इसका मतलब हम यूनिट वेक्टर की ही बात कर रहे हैं। तो एन कैप रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर अलोंग ए। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ये है ax आई कैप, ay j कैप, az k कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो एन कैप मिलेगा। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग ए, और ये यूनिट वेक्टर अलोंग ए ही क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है और डायरेक्शन इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्शन क्या है? ना किसी भी वेक्टर के कॉरिस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के कॉरिस्पॉन्डिंग और एक टर्म डिफाइन किया जाता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। जो डायरेक्शन कोसाइन है वो भी किससे रिलेटेड है? वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसी से रिलेटेड है। लुक एट द डायग्राम। जो रेड लाइन से ड्रॉ किया गया है वो ए वेक्टर है। जो रेड एरो है वो क्या है? ए वेक्टर, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज ये जो ए वेक्टर है ये एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ पर्टिकुलर एंगल पे होगा। अब डायग्राम देख सकते हैं। सपोज ए वेक्टर जो है वो एक्स के साथ अल्फा एंगल पे है, वाई के साथ बीटा एंगल पे है एंड जेड के साथ गामा एंगल पे है। तो जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा और गामा एंगल पे है। तो अगर आपको बोला जाए इस वेक्टर का एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं एक्स के साथ अल्फा एंगल पे है तो ए एक्स क्या होगा? ए कॉस अल्फा। ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वाई कंपोनेंट, वाई के साथ बीटा एंगल पे है तो ए वाई होगा, मतलब वाई कंपोनेंट होगा ए कॉस बीटा। और जेड के साथ गामा एंगल पे है तो ए जेड ये होगा ए कॉस गामा। तो एक्स, वाई, जेड एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा, गामा एंगल पे है तो एक्स कंपोनेंट ए कॉस अल्फा, वाई कंपोनेंट ए कॉस बीटा और जेड कंपोनेंट ए कॉस गामा। ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा है, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा है, इन्हीं तीनों को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। इसका फॉर्मूला ये है, देखिए कॉस अल्फा ax by a, cos beta ay by a, cos gamma az by a. These are known as direction cosines. ठीक है,
जैसा बताया गया था जो डायरेक्शन कोसाइन है वो किससे रिलेटेड है, डायरेक्शन कोसाइन रिलेटेड है वेक्टर के डायरेक्शन से। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन में क्या है, अल्फा बीटा गामा ये 3 एंगल है। अगर वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता है, अगर वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता है तो ये अल्फा बीटा गामा एंगल भी तो चेंज होगा। ये वेक्टर का, ये जो वेक्टर, लुक एट द पॉइंटर, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर का डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो ये अल्फा बीटा एंगल भी चेंज होगा। और अल्फा बीटा एंगल चेंज होने का मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी चेंज होगा। तो अगर दो अलग अलग वेक्टर्स हैं और उनका डायरेक्शन अलग अलग है, जब उस दो वेक्टर आपने लिया ए एंड बी, तो ए एंड बी वेक्टर के लिए अल्फा बीटा गामा डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो दोनों के लिए जो डायरेक्शन कोसाइन है वो भी डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो डिफरेंट डायरेक्शन के लिए अल्फा बीटा गामा ये 3 एंगल्स डिफरेंट होंगे, तो उनका जो कोसाइन है वो भी डिफरेंट होगा। इसलिए बोला गया था जो डायरेक्शन कोसाइन है वो किससे रिलेटेड है, वेक्टर के डायरेक्शन से रिलेटेड है। ना आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा जो यूनिट वेक्टर है वो भी क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। कोसाइन है वो भी किससे रिलेटेड है, वेक्टर के डायरेक्शन से। तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन से रिलेटेड है, यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशन होना चाहिए ना, यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन कोसाइन दोनों किससे रिलेटेड है, डायरेक्शन से। तो इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन होना चाहिए एंड ऑब्वियसली रिलेशन एग्जिस्ट करता है। क्या रिलेशन है, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ डायरेक्शन कोसाइन का क्या रिलेशन है, देखिए एन कैप, इसको क्या लिखा गया था, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो ए इज द मैग्नीट्यूड, उसे डिवाइड करेंगे। अब देखिए जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट क्या है, ए एक्स बाई ए, इसको हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा आई कैप। वाई कंपोनेंट क्या है, ए वाई बाई ए, उसको लिख सकते हैं कॉस बीटा। और जेड कंपोनेंट है ए जेड बाई ए, उसको लिख सकते हैं कॉस गामा। और ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है यही डायरेक्शन कोसाइंस है। तो जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर क्या है एन कैप, और डायरेक्शन कोसाइंस क्या है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इनके बीच में ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो दोनों ही डायरेक्शन से रिलेटेड है और दोनों के बीच में ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। कोई डाउट है इसमें, एनीवन? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी कुछ देर पहले बताया गया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसको हम कैसे लिखते हैं, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये लिखते हैं। ठीक है, क्लियर? लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड और एप्लीकेबल ओनली फॉर रियल वेक्टर्स। ये जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रियल वेक्टर्स। रियल वेक्टर मतलब जो एक्स ए वाई ए जेड है वो रियल क्वांटिटीज है। जो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट है, these are real quantities.
और ईएमटी में जो आप लोग वेक्टर के साथ डील करते हैं वो नॉर्मली रियल वेक्टर ही होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो वेक्टर के साथ डील करते हैं वो बेसिकली रियल वेक्टर के साथ ही आप डील करते हैं। तो वहां पे हर जगह पे अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन इन क्वांटम मैकेनिक्स कॉम्प्लेक्स वेक्टर भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे बताया गया था, क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शन है उसको स्टेट वेक्टर भी बोला जाता है। जो वेव फंक्शन स्टेट ऑफ द पार्टिकल रिप्रेजेंट करता है, जो वेव फंक्शन है क्वांटम मैकेनिक्स में वो स्टेट ऑफ द पार्टिकल रिप्रेजेंट करता है। एंड इन डिराक नोटेशन उस स्टेट को वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, केट वेक्टर। वेव फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेट ऑफ द पार्टिकल। एंड इन डिराक नोटेशन हम स्टेट ऑफ द पार्टिकल को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, इसको स्टेट वेक्टर। जो आप लोग पढ़ते हैं ब्रा वेक्टर, केट वेक्टर, वो बेसिकली स्टेट वेक्टर है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन को जब हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, डिराक नोटेशन में हम वेव फंक्शन को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे वेव फंक्शन रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो रियल फंक्शन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हो सकता है। सिमिलरली डिराक नोटेशन में जब हम वेव फंक्शन को वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, वो वेक्टर रियल वेक्टर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर भी हो सकता है। रिपीट कर रहा हूं, वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल रियल फंक्शन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हो सकता है। डिराक नोटेशन में वेव फंक्शन को कैसे ट्रीट किया जाता है? एज वेक्टर्स, स्टेट वेक्टर। तो डिराक नोटेशन में वेव फंक्शन को जब हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, वो जो वेक्टर है वो रियल वेक्टर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में हम रियल वेक्टर के साथ भी डील करते हैं और कॉम्प्लेक्स वेक्टर के साथ भी डील करते हैं। ईएमटी में जरूरत नहीं पड़ता, ईएमटी में रियल वेक्टर से ही काम चल जाता है। बट क्वांटम मैकेनिक्स में हमें कॉम्प्लेक्स वेक्टर का भी जरूरत पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए क्या करेंगे? फॉर कॉम्प्लेक्स वेक्टर अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट, सिंपल एक्स से स्क्वायर नहीं करते हैं, बिकॉज कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए एक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो एक्स के मॉडुलस का स्क्वायर, एक्स के मॉडुलस का स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। रियल वेक्टर के लिए क्या करते हैं? रियल वेक्टर के लिए जो कंपोनेंट है ax, ay, az, ये रियल होता है तो इसमें सिंपल स्क्वायर कर देते हैं। बट कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए ax, ay, az कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स वेक्टर का मतलब है ax, ay, az आर इन जनरल कॉम्प्लेक्स। These are in general complex. तो कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला है। सिंपल स्क्वायर नहीं करते, कंपोनेंट्स के मॉडुलस का स्क्वायर करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ जगह पे यूज होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम कुछ जगह पे कॉम्प्लेक्स वेक्टर के साथ भी डील करते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन? ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं ना, क्वांटम मैकेनिक्स में पता है क्या होता है? देखिए, इन क्वांटम मैकेनिक्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, मतलब वेव फंक्शन है जिसको हम वेक्टर फॉर्म केट साई, केट साई इक्वल टू है सपोज ए केट फाई 1 प्लस बी केट फाई 2। ये आप लोग मे बी इसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। C1 फाई 1, C1 फाई 1 प्लस C2 फाई 2 प्लस C3 फाई 3। इस नोटेशन के साथ आई थिंक आप लोग ज्यादा कंफर्टेबल है।
क्वांटम में भी ऐसे नोटेशन यूज करते हैं आप लोग, C151 प्लस C252 प्लस C353। अब देखिए यहां पे हम क्या कर रहे थे, आई कैप जे कैप के कैप को लिख रहे थे। आई कैप जे कैप के कैप का फॉर्म करता है बेसिस, तो किसी भी वेक्टर को हम आई कैप जे कैप के कैप में लिख सकते हैं। इस केस में आई कैप जे कैप के बदले क्या है, 51 52 53, केट 51 केट 52 केट 53। आई कैप जे कैप के कैप के बदले 51 52 53 है। These are basis vectors। और इसीलिए हम वेव फंक्शन को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अभी जो C1 C2 C3 है, ये तो क्या हो सकता है, ये रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इट कैन बी रियल, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स। C1 C2 रियल है जरूरी थोड़ी ना है, C1 C2 रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। 51 52 क्या है, बेसिस वेक्टर्स। तो यहां पे जैसे हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, क्वांटम में क्या कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीट्यूड के कॉरिस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस है, देखिए ये क्वांटिटी, ये जो हम कैलकुलेट करते हैं, ये प्रोडक्ट होल टू द पावर। क्वांटम में मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है, ये कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट साई के साथ साई का इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। और ये इक्वल टू आ जाता है अंडर रूट, जैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा गया है मॉडुलस C1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस C2 स्क्वायर प्लस मॉडुलस C3 स्क्वायर। सेम मैथमेटिक्स जो वेक्टर में यूज होता है। ए का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट एक मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर प्लस मॉड एजेड स्क्वायर। यहाँ पे एक्स ए वाई एजेड के बदले क्या है, C1 C2 C3, तो अंडर रूट मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर प्लस मॉड C3 स्क्वायर। जस्ट नोटेशन देखने में थोड़ा अलग लगता है, बट अल्टीमेटली ये जो मैथमेटिक्स है, ये वेक्टर का ही मैथमेटिक्स है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स का। राइट, इसी को नॉर्म बोला जाता है। राइट, ये जो क्वांटिटी है, दिस इज नोन एज नॉर्म ऑफ द वेव फंक्शन, इसी को नॉर्म बोलते हैं। जैसे वेक्टर में यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, नॉर्म ऑफ द वेव फंक्शन। वेक्टर में जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, फंक्शन में उसी को नॉर्म बोला जाता है। फॉर्मूला वही है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर एजेड स्क्वायर था, यहाँ पे C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर। वेक्टर में जिसको मैग्नीट्यूड बोला जाता है, वेव फंक्शन में उसको नॉर्म बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है ये रियल वेक्टर्स के लिए है, EMT में इससे काम चल जाएगा, बट कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए ये फॉर्मूला है जो हम बेसिकली क्वांटम में इनका जरूरत पड़ता है। कोई डाउट है इस पार्ट में, एनीवन? अदरवाइज आगे प्रोसीड करूंगा। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट हम ये जो वेक्टर्स है, वेक्टर्स के रिगार्डिंग जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करेंगे अबाउट डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज ए एंड बी। सपोज ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस, और इन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो ए वेक्टर बी वेक्टर, उनके बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा गया देखिए, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, ए बी कॉस थीटा। ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो डॉट प्रोडक्ट का मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है। और डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है बिकॉज
ये जो ए बी कॉस थीटा है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन इन्वॉल्व, तो इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, बिकॉज जो फाइनल रिजल्ट आता है प्रोडक्ट करने के बाद वो स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ओके, तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, देखिए क्या लिखा गया है। द प्रोडक्ट ए डॉट बी, जो डॉट प्रोडक्ट है, represents the product of length of one vector, length मतलब मैग्नीट्यूड होता है, product of length of one vector and the length of the projection of the other vector in the direction of the former vector। मतलब ये a डॉट बी जियोमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है वो लिखा गया है। अब ये एक स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या है एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, look at the diagram। Suppose this is a vector and this is b vector। इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस इज ए एंड दिस इज बी वेक्टर। इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, सो एंगल इज थीटा। अब मुझे यहां पे देखिए, जो वेक्टर का जो एरो होता है, एरो का जो लेंथ है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है ए वेक्टर इस एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो लेंथ है ये लेंथ ही क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड ए। और जो बी वेक्टर एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो एरो का लेंथ है इसी को क्या बोलेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जो एरो का लेंथ होता है वही बी मैग्नीट्यूड होता है, तो दिस इज बी। ठीक है ना। अब मुझे बताइए, अगर आपको बोला जाए ये बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर क्या लो, बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर क्या लो, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, यहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो पार्ट होगा यही क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। जो ग्रीन लाइन से अंडरलाइन किया गया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। और प्रोजेक्शन, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है, हम बाद में भी एक दो जगह पे यूज करेंगे। प्रोजेक्शन का मतलब है आप वेक्टर का जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे हमें किसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, बी वेक्टर का। तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसके ऊपर, ए वेक्टर के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो बी वेक्टर ये है, लुक एट द पॉइंटर, ये बी वेक्टर है, इसका इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। तो इनिशियल पॉइंट तो यहाँ पे कोइंसाइड ही कर रहा है ए के साथ, तो क्या करेंगे, फाइनल पॉइंट से ए वेक्टर के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो प्रोजेक्शन ड्रॉ करने का मतलब होता है वेक्टर के इनिशियल और फाइनल पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, ये जो लेंथ है इसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन और कंपोनेंट। So this is known as component of B along A, B का कंपोनेंट A के along, और इसको और क्या बोला जाता है, दिस इज द प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन, B का, किसके ऊपर, ऑन A, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो कंपोनेंट कैलकुलेट करना या प्रोजेक्शन ड्रॉ करना जो है दोनों इक्विवेलेंट है। तो बता सकते हैं इस लेंथ, ये जो कंपोनेंट आया है इसका लेंथ कितना होगा,
कितना होगा कंपोनेंट ये, राइट, b cos थीटा। जो ग्रीन लाइन से अंडरलाइन किया गया है ये b का कंपोनेंट है, a के डायरेक्शन में, ये होगा b cos थीटा। तो आप नोटिस कीजिए ये जो a डॉट बी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो a डॉट बी हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये क्या है, ए बी cos थीटा। तो इसमें जो a है, दिस a क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ a वेक्टर। a वेक्टर, a क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है, a वेक्टर का लेंथ। एंड ये जो b cos थीटा है, b cos थीटा क्या है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a। ये b cos थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, b cos थीटा रिप्रेजेंट करता है b का प्रोजेक्शन a के डायरेक्शन में। तो जो डॉट प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये बेसिकली क्या है, a वेक्टर का लेंथ इनटू लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, एक वेक्टर का लेंथ लिया गया, लेंथ ऑफ a इनटू लेंथ ऑफ द सेकेंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ऐसा समझ लीजिए, ये a डॉट बी क्या है, लेंथ ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, लेंथ ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इनटू लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर b है इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। यही चीज यहां पे लिखा गया था, देखिए a डॉट बी रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ वन वेक्टर, एक वेक्टर का लेंथ, इसको मैं फर्स्ट वेक्टर बोल रहा हूं, लेंथ ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। इसको ऑपोजिट भी आप लिख सकते हैं, यहां पे जैसे मैंने क्या लिया है, लेंथ ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। इसको ऑपोजिट भी आप लिख सकते हैं, ऑपोजिट मतलब लेंथ ऑफ सेकेंड वेक्टर, इसको लेते हैं लेंथ ऑफ सेकेंड वेक्टर इनटू लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर। ऑपोजिट भी लिख सकते हैं, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखिए a डॉट बी जो है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है b इंटू a cos थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें b क्या है, b इज द लेंथ ऑफ द सेकेंड वेक्टर, b क्या है, लेंथ ऑफ द सेकेंड वेक्टर, और a cos थीटा क्या है, a cos थीटा है लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर। मतलब एक वेक्टर का लेंथ लेंगे और दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन का लेंथ लेंगे, एक वेक्टर का लेंथ और दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन का लेंथ। यहां पे भी क्या है, एक वेक्टर का लेंथ और दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन का लेंथ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है। कोई डाउट है इसमें, एनीवन? किसी एक वेक्टर का लेंथ लेना है इनटू दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन का लेंथ लेना है, ये जो प्रोडक्ट है इसी को हम ए डॉट बी बोलते हैं, एक वेक्टर का लेंथ और दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन का लेंथ। ये सिंपल cos थीटा तो ऐसा आता है ना ट्रिगोनोमेट्री में जैसे हम पढ़ते हैं, ये क्या है, बेस, जैसे ये जो लाइन, लुक एट द पॉइंटर, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन दिस हाइपोटेनस, ठीक है ना। इसने क्वेश्चन किया है व्हाई वी आर नॉट टेकिंग लेंथ ऑफ बोथ वेक्टर्स,
लेंथ ऑफ बोथ वेक्टर्स अगर होता तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा का कंट्रीब्यूशन आप क्या लिखेंगे? अगर सिर्फ हम डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं लेंथ ऑफ टू वेक्टर्स तो a इंटू बी आना चाहिए। अगर हम सिर्फ दोनों वेक्टर का लेंथ लेते हैं तो a वेक्टर का लेंथ कितना है a, b वेक्टर का लेंथ कितना है b, तो ये cos थीटा वाला पार्ट को कैसे एडजस्ट करेंगे आप? अगर आप बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का लेंथ का प्रोडक्ट, तो लेंथ का प्रोडक्ट मतलब a इंटू बी होना चाहिए, cos थीटा का कंट्रीब्यूशन कहां जाएगा? तो सिंपल दो वेक्टर के लेंथ का प्रोडक्ट नहीं है, एक वेक्टर का लेंथ और दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन का लेंथ। अगर सिंपल दो वेक्टर का लेंथ लेंगे तो ए बी आएगा, cos थीटा टर्म कहां से आएगा? cos थीटा को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? सिंपल अगर आप दोनों का लेंथ लेते हैं तो ए बी आएगा, cos थीटा को तो इंटरप्रेट करना जरूरी है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डॉट प्रोडक्ट जो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए इन पार्ट से ये प्रॉपर्टी आपको पूछा नहीं जाएगा, बट जैसे बताया गया था इनका यूज ईएमटी में काफी ज्यादा होता है, तो ये सारे जो पॉइंट्स बताए जाएंगे वो ईएमटी आप कहीं ना कहीं पे यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट कम्यूट करता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नेचर का है। ए डॉट बी कैलकुलेट कीजिए या बी डॉट ए कैलकुलेट कीजिए, सेम रिजल्ट आएगा। सो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी में जो एम है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या किया गया देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी फर्स्ट टर्म क्या है, ए डॉट बी, इसके साथ एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया गया, ए डॉट बी के साथ एक स्केलर क्वांटिटी, इट इज इक्वल टू एम ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट एम बी। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? सिंपल मीनिंग यह है, आपने ए डॉट बी के साथ एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया, ए डॉट बी के साथ एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया या किसी भी एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, बात एक ही है। यहां पे क्या किया गया है, ए डॉट बी के साथ स्केलर मल्टीप्लाई किया गया है। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या किया गया, सिर्फ ए के साथ स्केलर मल्टीप्लाई किया गया, और थर्ड पार्ट में सिर्फ बी के साथ मल्टीप्लाई किया गया है स्केलर। तो आप पूरे डॉट प्रोडक्ट के साथ स्केलर मल्टीप्लाई कीजिए या किसी एक वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। तो आप पूरे डॉट प्रोडक्ट के साथ स्केलर मल्टीप्लाई कीजिए या किसी भी एक वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट सेम है। तो सेकंड प्रॉपर्टी का मतलब यह है, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, पूरे डॉट प्रोडक्ट के साथ या इंडिविजुअल वेक्टर के साथ, रिजल्ट सेम आएगा। थर्ड पॉइंट, ये अभी कुछ देर पहले बताया गया, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 0। मतलब इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। ये तो हम बहुत जगह पे यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली। इसने हैंड रेस किया है, क्या क्वेश्चन है सर? हम नल वेक्टर के लिए तो डॉट प्रोडक्ट डिफाइन नहीं कर सकते हैं ना? 0 आ जाएगा। डिफाइन कर सकते हैं लेकिन उसका डायरेक्शन ऐसे बताना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे हम देखा था ना आर्बिट्रेट डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन बता, जैसे हम ए और बी को एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो नल वेक्टर को ऐसे एरो से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसमें लेंथ तो 0 आता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो दो नॉन जीरो वेक्टर, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है टू नॉन जीरो वेक्टर्स, बिकॉज नॉन जीरो वेक्टर होगा तभी तो ऐसे एरो से ड्रॉ कर पाएंगे ना। ठीक है, जीरो वेक्टर होगा तो सारा जीरो ही बन जाएगा।
तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ए डॉट ए वेक्टर के साथ ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर, बिकॉज ए और ए के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो ए डॉट ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर 0 डिग्री, दोनों सेम वेक्टर है तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो देखिए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ए क्या है, मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख पाएंगे, अंडर रूट ए डॉट ए, ठीक है, अंडर रूट ए डॉट ए। क्लियर। एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, ये चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी ये पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, ये किसके लिए है, रियल वेक्टर्स के लिए। ये जो डॉट प्रोडक्ट हम डिफाइन कर रहे हैं, ऑल दिस प्रॉपर्टीज आर वैलिड फॉर रियल वेक्टर्स। कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए डॉट प्रोडक्ट के बदले आ जाएगा, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ देर बाद। जो डॉट प्रोडक्ट हम डिफाइन कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा जा रहा है, वो किसके लिए है, रियल वेक्टर्स के लिए, मतलब वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है वो रियल क्वांटिटीज है। फिफ्थ वन, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0 होता है, तो पता है आप लोगों को। एंड सिक्स्थ पॉइंट, अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो ए डॉट बी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर कंपोनेंट के फॉर्म में पता है, ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। इस स्लाइड में जो पॉइंट्स बताए गए, कोई डाउट है, एनीवन? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट, सेवेंथ प्रॉपर्टी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, और कुछ देर पहले ये अभी डिस्कस भी किया था हमने, जो कंपोनेंट है उसी को क्या बोला जाता है, प्रोजेक्शन। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। यहां पे हम किसका कंपोनेंट कैलकुलेट कर रहे थे, हम ए का कंपोनेंट कैलकुलेट कर रहे थे, किसका, किसके अलोंग, बी के अलोंग। तो ए का कंपोनेंट मतलब हम ए का प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं किसके ऊपर, बी के ऊपर, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, फॉर्मूला होगा ए डॉट बी कैप। ये चीजें भी काफी जगह पे यूज किए जाते हैं, ईएमटी में यूज तो होता ही है, और मुझे जहां तक याद है मैकेनिक्स में भी काफी जगह पे यूज होता है। ये एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग कैलकुलेट करना है, ये कब हम यूज करते हैं, एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग कैलकुलेट करना है। जैसे ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के अलोंग, जैसे मुझे ध्यान है मैकेनिक्स वालों पढ़ते हैं ना, जैसे एक्सीलरेशन है, उसका रेडियल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट, एक्सीलरेशन के 2 कंपोनेंट, वेलोसिटी के भी 2 कंपोनेंट, ठीक है। तो जब हम किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग कैलकुलेट करेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, ए वेक्टर डॉट बी कैप। बी कैप क्या है, बी कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए, बी सॉरी, बी कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग बी। कैसे लिख दिया गया, कुछ देर पहले इसी टाइप का कैलकुलेशन किया गया था। सपोज हमारे पास ये वेक्टर है ए, और ये वेक्टर है बी।
हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, ओके, जैसे यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है बी के ऊपर, ए का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है बी के ऊपर। तो क्या टेक्निक बताया था, ए का जो इनिशियल पॉइंट है और ए का जो फाइनल पॉइंट है, हमें प्रोजेक्शन किसका ड्रॉ करना है, ए का। तो ए का इनिशियल और फाइनल पॉइंट से हम बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। पिछला जो एग्जांपल डिस्कस किया था उसमें इनिशियल पॉइंट सेम थे ए और बी के, बट ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ए और बी के इनिशियल पॉइंट सेम आ जाए। तो हमें ए का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, तो ए के इनिशियल पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ए के फाइनल पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये जो लेंथ है इसी को हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट या प्रोजेक्शन। दिस इज द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या कंपोनेंट, एक ही बात। अब देखिए ये कंपोनेंट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, लुक एट द डायग्राम। ये जो बी है, हमने यहां पे क्या किया, बी के पैरेलल डायरेक्शन में ये एक डायरेक्शन कंसीडर किया। देखिए ये जो वेक्टर है इट इज पैरेलल टू बी, ये ग्रीन लाइन से जो वेक्टर ड्रॉ किया गया है इट इज पैरेलल टू बी। तो क्लियर है ना, ये बी वेक्टर ये था, लुक एट द पॉइंटर, बी वेक्टर ये था, ठीक है। हमने क्या किया, बी वेक्टर के पैरेलल और एक वेक्टर ड्रॉ किया ग्रीन लाइन से, ग्रीन एरो, ये क्या है, वेक्टर पैरेलल टू बी, ठीक है। अब मुझे बताइए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा, ए वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल तो सेम ही होगा ना, बिकॉज़ पैरेलल है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा इन दोनों के बीच एंगल सेम होगा। इससे फायदा क्या होगा, आप ये लेंथ बता सकते हैं, कितना होगा ये लेंथ, ए कॉस थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कितना है, थीटा, तो ये लेंथ कितना होगा, ए कॉस थीटा। ये लेंथ और ये लेंथ सेम ही तो है, और हमें यही तो कैलकुलेट करना था प्रोजेक्शन। तो दिस लेंथ एंड दिस लेंथ आर इक्वल, तो प्रोजेक्शन हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा। तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर क्या होगा, ए कॉस थीटा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना है, ए कॉस थीटा, और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये जो ए कॉस थीटा है इसी को ऐसे लिखा गया है वेक्टर फॉर्म में। ये जो ए वेक्टर डॉट बी कप है ना, ये अल्टीमेटली क्या रिप्रेजेंट करता है, ए कॉस थीटा ही रिप्रेजेंट करता है। जो ए वेक्टर डॉट बी कैप है वो ए कॉस थीटा ही रिप्रेजेंट करता है। ये आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए डॉट प्रोडक्ट का अगर आप फॉर्मूला यूज करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप इंटू कॉस थीटा, ये तो आएगा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अगर यूज करें। अब बी कैप क्या है, बी कैप यूनिट वेक्टर है, जो बी कैप है वो यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी कैप यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस थीटा। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, ये ए कॉस थीटा। तो देखिए ये जो प्रोजेक्शन था उसका लेंथ कितना था, ए कॉस थीटा, उसी को ए डॉट बी कैप में लिखा गया है। तो ए वेक्टर का कंपोनेंट अगर बी वेक्टर के अलोंग कैलकुलेट करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी कैप। अगर इसका ऑपोजिट पूछा जाए, कंपोनेंट ऑफ
बी वेक्टर अलोंग ए। मे भी किसी टेक्स्ट बुक में ये इंटरचेंज किया होगा तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए क्या होगा? बी का कंपोनेंट ए के अलोंग, इसी टाइप का कुछ आएगा। ये ए का कंपोनेंट बी के अलोंग था, ये बी का कंपोनेंट ए के अलोंग है, तो ए और बी को इंटरचेंज कर दीजिए। बी डॉट ए कैप, बी का कंपोनेंट ए के अलोंग, बी डॉट ए कैप, एंड दैट इज बेसिकली बी कॉस थीटा। ठीक है, तो एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे के अलोंग कैलकुलेट करना है तो ये तरीका, ये फॉर्मूला जो है ये यूज करेंगे। नेक्स्ट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर, दो वेक्टर का सम किया गया उसका स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, वेक्टर के स्क्वायर का मतलब, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर है, वेक्टर के स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट विथ ए प्लस बी, ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट विथ ए प्लस बी। वेक्टर के स्क्वायर करने का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे ए प्लस बी एक वेक्टर ही आएगा, तो ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका स्क्वायर करने का मतलब है ए प्लस बी के साथ ए प्लस बी का ही डॉट प्रोडक्ट। जैसे अगर ए वेक्टर का अगर आप स्क्वायर करते हैं, देखिए इसमें यहाँ पे अलग से लिख देता हूं, सपोज कहीं पे ए वेक्टर का स्क्वायर है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, ए वेक्टर का स्क्वायर है, ए वेक्टर के स्क्वायर का मतलब क्या है? दिस इज सेम एज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो वेक्टर के स्क्वायर कैलकुलेट करने का मतलब है सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। तो देखिए क्या आएगा, जस्ट टर्म बाई टर्म डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट ए डॉट बी डॉट ए, बी डॉट बी। अब ये जो ए डॉट ए है, ए डॉट ए क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर। ये भी कुछ देर पहले प्रॉपर्टी बताया गया था, ए डॉट ए क्या है? ए स्क्वायर। ये बी डॉट बी है, ये क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर। इस डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कीजिए, एंड ए डॉट बी एंड बी डॉट ए सेम है, कम्यूटेटिव, उसको क्या लिखा गया है? 2a डॉट बी। तो ए डॉट ए के बदले ए स्क्वायर, बी डॉट बी के बदले बी स्क्वायर, ए डॉट बी डॉट ए सेम है, तो 2 इंटू ए डॉट बी। तो जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। सिंपल 2ab मत लिख दीजिए, ये क्या होगा? 2ab cos थीटा। सिंपल 2ab मत लिख दीजिएगा, 2a डॉट बी, और a डॉट बी का मतलब ab cos थीटा। सिमिलरली अगर a प्लस बी ना होके a माइनस बी होता, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होल स्क्वायर, तो ये आता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होल स्क्वायर, ये क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। ठीक है, जैसे ऊपर वाला कैलकुलेशन किया गया वैसे ही कैलकुलेशन होगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या है? ए माइनस बी डॉट प्रोडक्ट विथ ए माइनस बी। कैलकुलेशन कीजिए, ये आएगा। एंड लास्ट पॉइंट, ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कैलकुलेशन कीजिए, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी। इसमें ए डॉट बी और बी डॉट ए कैंसिल कर जाएगा, साइन चेंज है, एक माइनस साइन है प्लस साइन है, कैंसिल कर जाएगा। ए डॉट ए क्या है? ए डॉट ए इज ए स्क्वायर, बी डॉट बी इज बी स्क्वायर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी भी प्रॉपर्टी में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क।
बट जैसे बताया गया ये सारा चीज किसके लिए वैलिड है, रियल वेक्टर्स के लिए। वेक्टर के कंपोनेंट्स जब रियल नंबर्स होंगे तभी ये वैलिड है, ध्यान रखिएगा। तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। तो जैसे बताया गया ये सारी चीजें किसके लिए एप्लीकेबल है, रियल वेक्टर्स के लिए। जो डॉट प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं ये भी रियल वेक्टर के लिए ही होता है। तो पहले रियल वेक्टर के लिए क्या होता है वो मैं लिख देता हूं, फिर अगर रियल वेक्टर ना हो के कॉम्प्लेक्स वेक्टर, और कॉम्प्लेक्स वेक्टर कहां पे आएगा, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो रियल वेक्टर ना हो के अगर कॉम्प्लेक्स वेक्टर होता है तब क्या चेंज होगा वो भी बता दिया जाएगा। ठीक है, रियल वेक्टर के लिए हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन करते हैं, ए डॉट बी इज ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ठीक है, एंड फॉर रियल वेक्टर्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ये प्रॉपर्टी अभी कुछ देर पहले लिखा गया था, वो है अंडर रूट ए डॉट ए। रियल वेक्टर के लिए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, अंडर रूट ए डॉट ए। ठीक है, और इसी का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड का और एक फॉर्मूला जो बताया गया था रियल वेक्टर्स के लिए वो भी यहाँ पे लिख देते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा ये, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो रियल वेक्टर के लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, नाउ अब मुझे एक चीज बताइए, अगर वेक्टर नॉर्मलाइज्ड है, द वेक्टर इज नॉर्मलाइज्ड, ये जो पॉइंट बताया जा रहा है ना, ये नेक्स्ट जब हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे मैट्रिसेस में भी ये सारी चीजें यूज होंगी। बस जैसे यहाँ पे हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, मैट्रिसेस में भी हम वेक्टर की बात करेंगे, वेक्टर आइगन वेक्टर उनकी बात करेंगे। तो मैट्रिसेस में भी जो वेक्टर है वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो ये जो चीज बताया जाएगा इस स्लाइड में, ये मैट्रिसेस में भी इनका यूज है। ठीक है, तो फॉर नॉर्मलाइज्ड वेक्टर, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर के लिए क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब अंडर रूट ए डॉट ए, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, तो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, ए डॉट ए इक्वल टू 1, सकते हैं ये। और इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ वेक्टर्स। कुछ देर पहले जब हमने नॉर्मलाइज्ड वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था वहां पर भी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यही बताया गया था। सो दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर नॉर्मलाइज है कि नहीं है वो चेक करने के लिए हम ये कंडीशन चेक करते हैं। अगर ए डॉट ए किसी वेक्टर के साथ उसी का डॉट प्रोडक्ट अगर 1 आ गया, ए डॉट ए अगर 1 आ गया तो क्या बोलेंगे, वेक्टर नॉर्मलाइज्ड है, वेक्टर इज नॉर्मलाइज्ड।
ये कहां से आया? नॉर्मलाइज्ड वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ए डॉट ए। तो अंडर रूट ए डॉट ए 1 होने का मतलब ए डॉट ए भी क्या होगा? 1। तो जो वेक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो नॉर्मलाइज्ड है, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है। क्लियर एवरीवन? ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बट ये किसके लिए है? रियल वेक्टर्स के लिए। ओके, नाउ if a vector and b vector are orthogonal to each other, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर ऑर्थोगोनल है, इन दैट केस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। ये भी हमने कुछ देर पहले पढ़ा। ये जो कंडीशन है इसी को बोला जाता है ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन ऑफ वेक्टर्स। दिस कंडीशन इज नोन एज ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो वो दोनों क्या है? ऑर्थोगोनल। सो दिस इज द ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। तो जो भी अभी तक लिखा गया है वो किसके लिए ट्रू है? रियल वेक्टर्स के लिए। ना क्वेश्चन आता है, रियल वेक्टर के लिए तो ट्रू है, समझ में आया। कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए क्या करते हैं, जो स्पेसिफिकली क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होता है। तो फॉर कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए डॉट प्रोडक्ट के बदले हम क्या डिफाइन करते हैं? इनर प्रोडक्ट। क्वांटम में भी आप लोगों ने ये प्रोडक्ट का नाम सुना होगा। रियल वेक्टर के लिए जो डॉट प्रोडक्ट है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए डॉट प्रोडक्ट के बदले क्या डिफाइन होता है? इनर प्रोडक्ट। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विथ वेक्टर बी। जैसे ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, यहां पे ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर का इनर प्रोडक्ट होगा। और इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया जाता है? देखिए, ए वेक्टर डैगर बी वेक्टर। डैगर मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, या क्वांटम में जो आप लोग पढ़ते हैं हर्मिशियन कॉन्जुगेट। तो ए डैगर बी, जैसे यहाँ पे ए डॉट बी था, ए डैगर बी, इस प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? इनर प्रोडक्ट ऑफ ए विथ बी। ए के साथ बी का इनर प्रोडक्ट। ये हम कब डिफाइन करते हैं? कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए। रियल वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट से काम चल जाता है, बट कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए डॉट प्रोडक्ट हम यूज नहीं करते हैं। डॉट प्रोडक्ट के बदले क्या आता है? इनर प्रोडक्ट। ए डैगर बी, डैगर का मतलब होता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या हर्मिशियन कॉन्जुगेट। तो देखिए कैसे डिफाइन करते हैं हम। यहां पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम यूज करते हैं, ठीक है। सपोज जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एंड इसको अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? एक कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे। वेक्टर को जब मैट्रिक्स में लिखते हैं तो हम कॉलम मैट्रिक्स में लिखते हैं। कंपोनेंट्स क्या होंगे?
AX AY AZ, एक कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर को भी मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। सपोज बी वेक्टर है BX I कैप BY J कैप प्लस BZ K कैप। इसको भी अगर हम मैट्रिक्स में लिखें तो एक कॉलम मैट्रिक्स आएगा BX BY BZ। ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट जो है वो लिखने के लिए हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। तो यहां पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, ए डैगर बी। तो बी जो वेक्टर है कॉलम मैट्रिक्स वो लिख देते हैं एज इट इज BX BY BZ। नाउ डैगर का मतलब क्या बताया गया, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। यहाँ पे हम ए डैगर कैलकुलेट करने वाले हैं, ए डैगर। तो ए क्या था, ये कॉलम मैट्रिक्स, ए जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, रो मैट्रिक्स एंड देन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो डैगर का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो ए वेक्टर ये है कॉलम मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो मैट्रिक्स आएगा और फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ए डैगर ये आ जाएगा, देखिए ट्रांसपोज लेंगे तो रो मैट्रिक्स और फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ए एक्स स्टार ए वाई स्टार ए जेड स्टार। ट्रांसपोज लिया तो रो मैट्रिक्स देन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये प्रोडक्ट क्या आएगा, देखिए प्रोडक्ट आ जाएगा ए एक्स स्टार बी एक्स। ध्यान रखिए कॉम्प्लेक्स वेक्टर है तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डिफरेंट आएगा, ए वाई स्टार बी वाई प्लस ए जेड स्टार बी जेड। तो दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट हम ऐसे डिफाइन करते हैं। दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ये किसके लिए यूज किया था, नॉर्मली कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए। रियल वेक्टर के लिए सिंपल ए डॉट बी, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए इनर प्रोडक्ट ये है। एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस, देखिए जो इनर प्रोडक्ट है वो किसके लिए यूज करते हैं हम, कॉम्प्लेक्स के लिए। अगर ये वेक्टर कॉम्प्लेक्स ना हो के रियल बन जाता, सपोज ये रियल वेक्टर है, तो रियल वेक्टर के लिए ए एक्स स्टार क्या आता, ए एक्स, ए वाई स्टार क्या था ए वाई, और ए जेड स्टार क्या था ए जेड। अगर हम रियल वेक्टर की बात करें, रियल वेक्टर के लिए ए एक्स स्टार ए वाई स्टार एंड ए जेड स्टार कितना आएगा, ए एक्स ए वाई ए जेड। बताइए अगर रियल वेक्टर है तो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट इक्विवेलेंट नहीं है, सेम नहीं है। अगर रियल वेक्टर होगा, रियल वेक्टर में ए एक्स स्टार बन जाएगा ए एक्स, ए वाई स्टार बन जाएगा ए वाई और ए जेड स्टार बन जाएगा ए जेड। तब ये जो प्रोडक्ट आएगा जिसको हम इनर प्रोडक्ट बोल रहे हैं, ये इनर प्रोडक्ट और जो डॉट प्रोडक्ट है वो सेम ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल वेक्टर्स के लिए आप डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो या इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, दोनों सेम रिजल्ट देगा। रियल वेक्टर्स के लिए आप डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो या इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, दोनों सेम रिजल्ट देगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए हमें स्पेसिफिकली क्या यूज करना है, इनर प्रोडक्ट। रियल वेक्टर के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। रियल वेक्टर के लिए आप डॉट प्रोडक्ट यूज कीजिए या इनर प्रोडक्ट यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट। लेकिन कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए स्पेसिफिकली क्या यूज करना पड़ेगा, इनर प्रोडक्ट। और इनर प्रोडक्ट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। कोई डाउट है तो बताइए।
आई थिंक इस टाइप के इनर प्रोडक्ट जो कैलकुलेशन है अपने क्वांटम में भी देखा है। जैसे यहाँ पे ए डैगर बी कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां पे साई 1 डैगर साई 2 कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी है ना, ए और बी का इनर प्रोडक्ट क्वांटम में क्या होता है, ए के बदले साई 1, बी के बदले साई 2, साई 1 और साई 2 का इनर प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे हम दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट करते हैं, क्वांटम में दो वेव फंक्शन का इनर प्रोडक्ट करते हैं, या दो स्टेट वेक्टर का, अगर हम स्पेसिफिकली बोले। ठीक है, यहाँ पे जस्ट क्या किया गया है, इसमें क्वेश्चन किया है जो ए डैगर बी इनर प्रोडक्ट को हम मैट्रिक्स के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए ए वेक्टर क्या है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। तो ये हमारे पास वेक्टर है, इसके तीन कंपोनेंट्स है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। अब वेक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर को जब हम मैट्रिक्स में लिखते हैं तो एक कॉलम मैट्रिक्स आता है। अब इस कॉलम मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमने वेक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो एक कॉलम मैट्रिक्स में लिखते हैं। वेक्टर के जो तीन कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, वही मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। बी के लिए भी देखिए, बी के कंपोनेंट्स क्या है, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। तो बी वेक्टर का कॉरिस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट्स क्या है, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। तो किसी भी वेक्टर को हम ऐसे कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे वही मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे। वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है वही मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। नाउ यहाँ पे हम ए डैगर भी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिए बी क्या है, बी वेक्टर ये कॉलम मैट्रिक्स है जो नीचे लिखा गया था ये। तो बी वेक्टर जो है वो ये कॉलम मैट्रिक्स है। नाउ ए डैगर क्या होगा, ए डैगर का मतलब क्या होता है, डैगर का मतलब है ट्रांसपोज एंड देन कॉन्जुगेट। अब मुझे बताइए ए वेक्टर ये है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसका अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो रो मैट्रिक्स नहीं बन जाएगा। डैगर का मतलब है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो मैट्रिक्स, एंड देन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो ए एक्स स्टार, ए वाई स्टार, ए जेड स्टार। तो ये बेसिकली ए डैगर है। तो ए का ट्रांसपोज लिया गया है तो रो मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा, फिर सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जो बताया गया, रियल वेक्टर के लिए डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए स्पेसिफिकली इनर प्रोडक्ट ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, ना हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो रियल वेक्टर के लिए जो मैथमेटिक्स हम यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए वो मैथमेटिक्स क्या बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। जो हमने अभी तक कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े हैं ना, तो वो कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए उनका फॉर्म क्या बन जाएगा, रियल वेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स। जैसा हमने कुछ देर पहले पढ़ा, रियल वेक्टर के लिए डॉट प्रोडक्ट कम्यूट करता है, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू क्या है, बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूट करता है, दोनों रियल नंबर्स आएंगे तो दोनों सेम आ जाएगा। पर ध्यान रखिएगा इनर प्रोडक्ट कम्यूट नहीं करता। जो ए डैगर बी है, ए के साथ बी का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू बी के साथ जो ए का इनर प्रोडक्ट है। अगर आप ऑर्डर इंटरचेंज करते हैं, इन दोनों में जो रिजल्ट आएगा वो एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा। डॉट प्रोडक्ट कम्यूट करता है बिकॉज ये रियल नंबर्स आते हैं। ए डॉट बी भी रियल नंबर आता है, बी डॉट ए भी रियल नंबर आता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन इनर प्रोडक्ट के लिए ये एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आता है, एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट।
ए डैगर बी जो आएगा, बी डैगर ए उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा। अगर ये रियल वेक्टर होते तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सेम हो जाता, अगर ये रियल होते तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सेम, जेड स्टार इक्वल टू जेड आ जाता। यही चीज आप क्वांटम में भी पढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में ये फॉर्म देखिए आ जाता है, psi1 डैगर psi2, और किसी ने ऑर्डर इंटरचेंज कर दिया psi2 डैगर psi1, ये एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। या आप और एक नोटेशन क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करते हैं, वो भी लिख देते हैं। ये इनर प्रोडक्ट के लिए आप ऐसे भी लिखते हैं, ये भी इनर प्रोडक्ट ही होता है psi1 psi2 का। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर इंटरचेंज करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाता है, या सिंपल यहाँ पे डैगर लिख सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में आप ये यूज करते हैं, ये वेक्टर से ही आता है, वेक्टर से रिलेटेड है। वेक्टर का जो मैथमेटिक्स है वो क्वांटम में यूज किया गया है। ये क्या है, psi1 के साथ psi2 का इनर प्रोडक्ट, ये क्या है psi2 के साथ psi1 का इनर प्रोडक्ट, दोनों का रिजल्ट में डिफरेंस क्या आएगा, एक दूसरे का डैगर होगा। ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रियल वेक्टर्स के लिए आप मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, अंडर रूट ए डॉट ए। रियल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट ए डॉट ए, ठीक है ना। यही चीज अगर कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए होगा तो क्या होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, डॉट प्रोडक्ट के बदले क्या चला आएगा, इनर प्रोडक्ट। ए डॉट ए के बदले होगा ए डैगर ए, ऐसे चेंज होनी चाहिए। रियल वेक्टर के लिए ए डॉट ए, कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए डॉट के बदले क्या होगा, डैगर, ए डैगर ए का स्क्वायर। रियल वेक्टर्स के लिए जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, रियल वेक्टर के लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या था, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है ए डॉट ए इक्वल टू 1। दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन फॉर रियल वेक्टर्स। कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए क्या होगा, ए डॉट ए के बदले आएगा ए डैगर ए, तो ए डैगर ए इक्वल टू 1, डॉट प्रोडक्ट के बदले इनर प्रोडक्ट। और इसी चीज को क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे यूज किया जाता है, इन क्वांटम मैकेनिक्स या वैसे ए डैगर ए है, क्वांटम मैकेनिक्स से आप लिखते हैं साई डैगर साई, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है दिस इक्वल टू 1। इसी को क्वांटम में भी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बोला जाता है। ये वेक्टर जैसा ही है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर, ए डैगर ए इक्वल टू 1, क्वांटम में होता है साई डैगर साई इक्वल टू 1, या साई डैगर साई को ऐसे भी लिखा जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन। एंड लास्ट पॉइंट, ऑर्थोगोनलिटी। वेक्टर की अगर हम बात करें, रियल वेक्टर्स की, तो रियल वेक्टर में ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू 0। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। दिस इज द ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट के बदले इनर प्रोडक्ट आ जाएगा, ए डैगर बी इक्वल टू 0। अगर ए डैगर बी 0 होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए और बी एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में जो आप ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं वो भी यही है।
यहाँ पे ए बी है, क्वांटम में दो अलग अलग वेव फंक्शंस आते हैं, psi1 डैगर psi2, या जो क्वांटम में आप लोग पढ़ते हैं एम एन, साई एम डैगर साई एन, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है। एंड दिस इज द ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो रियल वेक्टर्स के लिए ये फॉर्मेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए ये होगा, और कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए जो हम पढ़ते हैं वही क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज किया जाता है, जैसे बताया गया। कॉम्प्लेक्स वेक्टर के जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है वही नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्वांटम मैकेनिक्स में भी वेव फंक्शंस के लिए यूज होता है, और कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए जो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है वो क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन के लिए यूज होता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो पूरा मैथमेटिक्स डिराइव किया गया है डिराक नोटेशन में, ये वेक्टर के साथ रिलेटेड है। वेक्टर में जो आप लोग पढ़ते हैं वही क्वांटम मैकेनिक्स में यूज किया गया है। जस्ट यहाँ पे वेक्टर है, क्वांटम में क्या होता है, वेव फंक्शन। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। कोई क्वेश्चन है इसमें, एनीवन? किसने हैंड रेज किया है? क्या क्वेश्चन है सर? इसमें जो हम नोटेशन यूज करते हैं सर कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स में, जैसे हमने ए डैगर यूज किया है, क्वांटम मैकेनिक्स में सर सब चीज रिलेटेड है, बस नोटेशन डिफरेंट है। मतलब ए बी के बदले psi1 psi2 लेते हैं, मैथमेटिक्स सेम। और जैसे सर हम ये कैट साई लेते हैं सर, ये भी हम इससे रिलेट करते हैं कैट वेक्टर वेक्टर से, क्योंकि सर वेक्टर तो सर वर्ड रिलेट हो पाता है कि कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स है, बट सर वेव फंक्शन का थोड़ा रिलेटेबल नहीं लगता है। देखिए ये चीज जो है ये पूरा वेक्टर का मैथमेटिक्स यूज किया गया है क्वांटम में सिस्टम्स को एनालाइज करने। ये होता है जो मैथमेटिक्स आसान बनता है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं जो केट साई है वो केट वेक्टर है, तो वेक्टर का जो मैथमेटिक्स है, बिकॉज आपको डाउट होगा ही जब हम एक वेव फंक्शन को वेक्टर कैसे बोल रहे हैं, ये सिंपल एक वेक्टर का मैथमेटिक्स यूज करने के लिए ये एजम्पशन किया गया था, वेक्टर का मैथमेटिक्स यूज करने के लिए। ठीक है, और देखा गया मतलब इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग जो रिजल्ट आया था, जब वेक्टर का ये प्योरली मैथमेटिक्स था, ये वेक्टर का मैथमेटिक्स क्वांटम में यूज किया गया, लेकिन वो मैथमेटिक्स यूज करके जो रिजल्ट डिराइव किए गए थ्योरेटिकली और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे वो एक दूसरे को मैच कर रहे थे, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मैथमेटिक्स। ठीक है, ये प्योर मैथमेटिक्स है, सिंपल, बिकॉज ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है। जस्ट मतलब हर जगह पर टेक्स्ट बुक लिखा रहता है जो वेव फंक्शन को हम केट वेक्टर मान के चलते हैं, इट इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। जब वेव फंक्शन को वेक्टर कैसे मान सकते हैं, वेक्टर का तो डायरेक्शन है, वेव फंक्शन में हम डायरेक्शन की बात कहां पे करते हैं, ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा। जब वेक्टर में डायरेक्शन की बात करते हैं बट वेव फंक्शन में डायरेक्शन की बात हम कहां पे करते हैं, ध्यान रखिएगा, हम वेव फंक्शन के डायरेक्शन की बात करते तो नहीं है, जस्ट वेक्टर का जो ये मैथमेटिक्स है इसको वेव फंक्शंस के लिए यूज किया गया है, और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं उनको थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के साथ मैच कराया गया है। जो एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट है उनको थ्योरेटिकल के साथ मैच कराया गया है, सच दैट हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक डोमेन में क्या रिजल्ट आ सकता है वो प्रेडिक्ट कर पाए। जो अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई मेजरमेंट करते हैं, क्या रिजल्ट आ सकता है वो हम इस मैथमेटिक्स को यूज करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जी ये हो सकता है, इसलिए मैथमेटिक्स का यूज है, ये प्योर मैथमेटिक्स है। बट जो रिजल्ट्स हैं उनको वेरीफाई कर रहा है ये, इसीलिए सही माना गया। इसका मतलब सर हम जो ये डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है ये इग्नोर कर देते हैं वेव फंक्शन में ना, बिल्कुल वहां पे डायरेक्शन की बात नहीं, बाकी सेम रहता है, बाकी पूरा मैथमेटिक्स सेम रहता है। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन किया है वेव फंक्शन को इमेजिनरी क्यों लिया गया। आप मुझे बताइए, वेव फंक्शन के अंदर एक फेस पार्ट भी तो आ सकता है। ये क्वेश्चन क्या है, वेव फंक्शन में इमेजिनरी पार्ट क्यों लिया गया, वेव फंक्शन में क्या फेस पार्ट नहीं आ सकता, तो फेस पार्ट कैसे लिखेंगे, e⁵ या क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन का जो टाइम एवोल्यूशन यूज करते हैं, वेव फंक्शन का टाइम एवोल्यूशन
e टू द पावर माइनस आयोटा ई टी बाई एच कट, वो भी तो कॉम्प्लेक्स ही होता है। तो ऐसा नहीं है आर्बिट्ररी हम अपने हिसाब से कॉम्प्लेक्स वेक्टर ले रहे हैं। क्वांटम में जो वेव फंक्शंस आते हैं, अगर हम इन वेक्टर्स का यूज ना भी करें, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हैं, उसमें जो वेव फंक्शन का टाइम डिपेंडेंट पार्ट आता है वो तो कॉम्प्लेक्स ही आता है। या जब आप हाइड्रोजन एटम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन एटम में जो पार्टिकल का वेव फंक्शन होता है उसमें भी कॉम्प्लेक्स आता है। तो इसलिए यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं आर्बिट्ररी है। क्वांटम में भी वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स आते हैं। जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है उसी से कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन आता है, इसलिए हम कॉम्प्लेक्स वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। सर तो ऐसा बोल सकते हैं वेव फंक्शन इज अ शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर द एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ वेक्टर इन सम बेसिस। वेव फंक्शन इज द Sir, shorthand means if we write f of x, then it is a shorthand of expansion coefficient Cn in some basis. That is, we are writing any arbitrary state in the form of that basis, right? Yes, sir. Yes, sir. And basically, expansion coefficients are related to the probability distribution. Yeah. Okay. Okay, sir. तो ये जो हमने अभी तक डॉट प्रोडक्ट और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, एक दो प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीन वेक्टर्स गिवन है और पूछा गया है दिस वेक्टर्स आर साइड्स ऑफ विच ट्रायंगल। चार ऑप्शन है। आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब है टू साइड्स आर इक्वल। इक्विलैटरल का मतलब है ऑल साइड्स आर इक्वल, तीन साइड्स है, तीनों इक्वल है। और राइट एंगल ट्रायंगल तो पता है आप लोगों को, एक एंगल 90 डिग्री होगा। ये तीन वेक्टर्स हैं, ये तीन वेक्टर्स किस ट्रायंगल के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरी इजी। राइट, सेकंड ऑप्शन। यहां पे आप चेक करके देखिए, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, सॉरी सी वेक्टर, ए वेक्टर और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कीजिए। जो ए वेक्टर और सी वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कीजिए, 0 आएगा। सिंपल कैलकुलेशन, ए वेक्टर सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। इसका मतलब जो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर है उनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली एक एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल 90 डिग्री आ रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा ही, ऑप्शन बी। जैसे बाकी जो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आइसोसेल्स ट्रायंगल, मतलब टू साइड्स आर इक्वल, और सी है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये करेक्ट नहीं है। आप ऐसा समझ सकते हैं, तीन वेक्टर्स गिवन, अब तीनों का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कीजिए। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही साइड लेंथ होगा। अगर आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो देखिए आएगा √14। अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो आएगा √35।
और अगर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, जैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, रियल वेक्टर है, यह आ जाएगा अंडर रूट 16 + 4 + 1 21। मतलब बाकी ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है वो भी आप आइडिया लगा सकते हैं। अब तीनों वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, मैग्नीट्यूड ही क्या होगा, साइड लेंथ। तो अब देखिए तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, दैट मीन्स all sides of the triangle are unequal. कोई भी साइड एक दूसरे के साथ लेंथ सेम नहीं है, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। इसलिए ऑप्शन ए या सी नहीं हो सकता, बिकॉज ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग दो साइड्स इक्वल होने चाहिए, सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग तीनों साइड इक्वल होने चाहिए, बट यहाँ पे तीनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो ऑल साइड्स आर अनइक्वल, तो ए और सी ऑप्शन नहीं हो सकता। 90 डिग्री आ गया है तो बी ऑप्शन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्लियर ना एवरीवन? कोई डाउट है इसमें एनीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करूंगा। Next, please try this question. क्वेश्चन में 3 वेक्टर्स गिवन है, मतलब बोला गया है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीनों का वेक्टर सम क्या है, 0। 0 मतलब नल वेक्टर, देखिए इसलिए ऊपर वेक्टर साइन है। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का सम कितना है, 0, एंड तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है। क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ये क्वेश्चन है। तीनों का मैग्नीट्यूड गिवन है और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल पूछा गया है। ध्यान रखिएगा किसी भी क्वेश्चन में अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछा जाता है ना, इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम डॉट प्रोडक्ट का ही यूज करते हैं। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछा गया है, ये एंगल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम डॉट प्रोडक्ट का ही यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब हमें किसके बीच में एंगल कैलकुलेट करना है, ए और बी के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और सी को राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं। हमें ए और बी के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है, इसको हमने लिखा है ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी। अगर हमें ए और सी के बीच में एंगल कैलकुलेट करना होता तो ए और सी को एक तरफ रखते ना, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी होल स्क्वायर। इससे क्या होगा, देखिए अभी कुछ देर पहले प्रॉपर्टी बताया गया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर। कुछ देर पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर बताया गया था, किया जाएगा। बट ए वेरी सिंपल कैलकुलेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं 2ab cos थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और वही कैलकुलेट करना था। तो यहां से आप देखिए cos थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं, राइट, करेक्ट ऑप्शन इज डी, π/3। cos थीटा इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। तो क्वेश्चन में ये मैग्नीट्यूड्स गिवन है, इसको रिप्लेस कीजिए, एबीसी का मैग्नीट्यूड गिवन है, रिप्लेस इट,
cos थीटा इक्वल टू 1/2 होगा, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, π/3। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। मैं ग्रुप में क्वेश्चन सेंड, प्रॉब्लम शीट सेंड कर दूंगा। जो डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन है वो ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। सर इससे पिछली वाली स्लाइड शो कर दो एक बार। थैंक यू सर। सर फर्स्ट वाली स्लाइड भी शो करना है एक बार। डीपीपी शीट 12 क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, बिकॉज मेरे पास अभी आंसर लिखा भी नहीं है। ठीक है, डीपीपी शीट 12 क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। किसी के पास ग्रुप का लिंक है? कुछ लोग ग्रुप का लिंक ग्रुप में ऐड करने को बोल रहे हैं। किसी के पास ग्रुप का लिंक है अभी? ओके, थैंक यू। जिन्होंने ये अभी लिंक शेयर किया ना, आप एक बार और एक बार शेयर कर देंगे सबको, बिकॉज आपने जो भेजा है वो ना कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है। तो जिन्होंने भी लिंक शेयर किया था वो सबको कर दीजिए। प्राइवेटली मत कीजिए, एवरीवन कर दीजिए। ठीक, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है? ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।